अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक हॉरिजॉन्टल नेविगेशन ड्रॉप डाउन मेन्यू बार कैसे बनाई जाती है। मैं कोशिश करूंगा कि इस ट्यूटोरियल को बहुत ज़्यादा सिंपल रखूं ताकि जितने भी लोग जो कि न्यूबीज़ हैं वो भी इसको आराम से फॉलो कर सकें और इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद वो ईज़िली ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ बना सकें। चलें खैर आगे स्टार्ट करते हैं इस ट्यूटोरियल को। उसके लिए मैं सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ जो कि मेरी फ़र्स्ट फाइल होगी और इसको मैं सेव करता हूँ। फोल्डर मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है जो कि मेरी फाइल्स को कंटेन करेगा और इस फाइल का मैं नाम रख रहा हूँ index.html। मुझे एक और फाइल क्रिएट करना होगी और वो बेसिकली उसके ऊपर जो मेरा जो कोड आएगा वो CSS का कोड होगा, स्टाइल शीट का। ओके, मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ पब्लिक के नाम से और उसके अंदर मैं कोड फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ CSS के नाम से। और जो CSS के नाम से फोल्डर मैंने क्रिएट किया इसके अंदर मैं style.css के नाम से CSS वाली जो फाइल है उसको सेव कर देता हूँ। राइट, HTML और मैंने जैसे ही HTML लिखा मैंने टैब की प्रेस की और HTML का जो एक बेसिक स्केलेटन है वो इस टेक्स्ट एडिटर ने ऑटोमेटिकली मेरे लिए जनरेट कर दिया। राइट, जहाँ तक टेक्स्ट एडिटर की बात है, अगर तो आपको ये वाला अच्छा लगता है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है। अगर तो आपको ये अच्छा लगता है आप यही चूज़ कर लें। अगर आपने कोई और चूज़ करना है तो इट्स टोटली अप टू यू, देयर इज़ नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ड्रीम व्यूअर मत यूज़ करें, वो एक अच्छा टेक्स्ट एडिटर नहीं है। अगर आप चीज़ें अच्छे तरीके से लर्न करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कोड है अपने हाथों से टाइप करें। जितना ज़्यादा आप खुद से टाइप करेंगे चीज़ें आप आराम से अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे। तो जब चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आ जाएंगी तो उसके बाद आप फिर जोन सा मर्जी टेक्स्ट एडिटर यूज़ करें। राइट, ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैरेक्टर एनकोडिंग जो है वो मेंशन कर दूँ। UTF-8 और इसको मैं कोई टाइटल भी दे देता हूँ इस पेज को। ड्रॉप डाउन मेन्यू बार। अब जो मैंने एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाई है उसको मैं लिंक अप करने लगा हूँ अपने पेज के साथ। उसके लिए मैं लिंक टैग यूज़ करूँगा और href वाला जो पोर्शन है यहाँ पे मैं URL दूंगा किसकी, जो मेरी स्टाइल शीट है वो कहाँ पे पड़ी हुई है उसकी मैं URL दूंगा, उसका पाथ दूंगा। उसका पाथ क्या था, एक पब्लिक के नाम से फोल्डर है, उसके अंदर एक CSS के नाम से फोल्डर है और फाइल का नाम है style.css। तो जो मेरी फाइल CSS वाली थी वो परफेक्टली लिंक हो गई इस पेज के साथ। आगे चलता हूँ, बॉडी के अंदर जाके मैं एक div टैग बनाता हूँ। div टैग जो है इसको मैं एक ID दे देता हूँ और जो ID है वो है रैपर। रैपर के अंदर मैं एक और div टैग बनाता हूँ और इसको मैं ID दे देता हूँ हेडर। हेडर इसलिए क्योंकि नॉर्मली जो आप नेविगेशन मेन्यू बार्स बनाते हैं वो हेडर के अंदर ही आती हैं। मतलब मैं जितनी भी नेविगेशन बार्स बनाता हूँ जो कि टॉप पे आ रही होती हैं उनको मैं हेडर के अंदर ही रखता हूँ। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ नेविगेशन बार्स ऐसी भी होती हैं जो लोगों ने हेडर के बाहर नीचे रखी हुई होती है, तो वो डिपेंड करता है कि आप अपना लेआउट कैसा बना रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के लिए जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है। ओके, यहाँ पे अब मैं nav टैग यूज़ करूँगा। nav टैग HTML5 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और एक सेमांटिक टैग है। सेमांटिक का मतलब होता है मीनिंगफुल। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आप अगर मैं इसको कहता हूँ कि ये एक मीनिंगफुल टैग है तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसके नाम से पता चल जाता है ये एक मीनिंगफुल टैग है, ये किस मकसद के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, कुछ नए और सेमांटिक टैग्स आए हैं जिनमें हेडर है, फुटर है, मेन है, बहुत सारे और टैग्स आए हैं। तो उसके लिए आप डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप उनको विज़िट कर सकते हैं। W3 स्कूल एक अच्छी वेबसाइट है, आप उसको विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स जो हैं अवेलेबल है। राइट, ओके, तो जब मैंने आपसे आगे स्टैंडर्ड्स की बात की थी, आई गेस अगर नहीं की थी तो मैं फिर से कर लेता हूँ। जब भी आप नेविगेशन बार्स वगैरह बनाते हैं तो नेविगेशन बार्स बनाने के लिए सजेस्ट किया जाता है कि आप
लिस्ट एलिमेंट्स यूज़ करें। आप अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ कर लें और लिस्ट एलिमेंट्स यूज़ करके आपके जो नेविगेशन लिंक्स हैं उनको लिस्टिफाई कर दें, उनकी लिस्ट बना दें। तो मैं वही काम करने जा रहा हूँ। यूएल मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ और उसके अंदर मेरे एल एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि लिस्ट एलिमेंट आएंगे। और हर लिस्ट एलिमेंट के अंदर मेरा एक एक लिंक आएगा जिन पे मैं क्लिक करूँगा डिफरेंट पेजेस पे नेविगेट कर सकूँगा। ये बेसिकली मेरी लोकल नेविगेशन होगी। अब मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ बार बार, मतलब मेरे मुंह से इस तरह के वर्ड्स निकल रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं किसी दूसरे तीसरे ट्यूटोरियल में मैं तमाम की तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगा। राइट। सो अभी जो मेरे इस ट्यूटोरियल बनाने का जो मकसद है, जो मेरा मेन गोल है, वो ये है कि मैं आपको सिखा सकूं कि आप एक सिंपल लेवल पे रहते हुए एक हॉरिजॉन्टल नेविगेशन मेन्यू बार कैसे बना सकते हैं। और मैं बेट कर सकता हूं कि अगर आप ये टेक्निक अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इजीली आप इसे एडवांस लेवल पे खुद से जा सकते हैं। आपकी सोच ऑटोमेटिकली वहां तक चली जाएगी, मुझे उम्मीद है। चलें खैर, मैं काम को स्पीड अप करता हूं और जो मैं लिंक टैग्स बना रहा हूँ उनको मैं कुछ नाम भी दे देता हूँ। सर्विसेज, उसके बाद प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के बाद ओहो एक्चुअली मैंने ब्लैंक स्पेस को कॉपी कर लिया था, इसलिए मैं पेस्ट नहीं कर पाया। जल्दी के कामों में ऐसा ही होता है। अबाउट और उसके बाद कॉन्टैक्ट। अब इसको ब्राउज़र में देखते हैं कैसा लगता है। एक्चुअली मैंने भी इंग्लिश में ट्यूटोरियल बनाया है सेम वाला, तो ये उसका डिस्प्ले नज़र आ रहा था। राइट। जैसे ही मैंने पेज रिफ्रेश किया तो ये जो मैंने कोड लिखा हुआ था, इस कोड से रिलेटेड जो आउटपुट आ रही है वही आ रही है अभी फ़िलहाल। और मैं मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम पे, और मोज़िला फायरफॉक्स के जो डेवलपर टूल्स हैं इन पे मैं काफ़ी मतलब मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये अच्छे टूल्स हैं, क्रोम पे भी अवेलेबल है। आई मीन जितने भी आजकल ब्राउज़र्स आ रहे हैं, जितने भी मोस्ट कॉमनली यूज ब्राउज़र्स हैं, उनमें अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे डेवलपर्स के लिए टूल्स होते हैं। डेवलपर्स को बेसिकली फैसिलिटेट किया जा रहा होता है। तो अभी मैं आपको शो करता हूँ मैं किस टाइप की फैसिलिटेशन की बात कर रहा हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे CSS लिखता हूँ। CSS लिखने के बाद मुझे बार बार पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस झंझट से बचना चाहता हूँ। तो इस झंझट से बचने के लिए मैं पेज पे जाके राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाता हूँ और स्टाइल एडिटर पे क्लिक कर देता हूँ। मैं जैसे ही स्टाइल एडिटर पे क्लिक करता हूँ, लेफ्ट साइड पे आप नोट करेंगे जो ब्लू कलर की बार आ रही है उसमें लिखा हुआ है style.css। अगर आप राइट साइड पे जाते हैं तो ये देखें, जो मैंने अपनी स्टाइल शीट पे टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ पे अपीयर हो गया है, यानी कि ये वाला टेक्स्ट / डबल एस्ट्रिक और उसके बाद फिर से /। ठीक है, चलें आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे मैं जो भी CSS के रूल्स लिखूंगा वो ऑन द फ्लाई अप्लाई होते जाएंगे। मतलब एज सून एज मैं जैसे यहाँ पे टाइप करूंगा वो रूल साथ ही ऊपर अप्लाई हो जाएगा, मुझे पेज रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट पे हैं, तो फिर ये टेक्निक आपके लिए अच्छी नहीं है। ये जो मैं डेवलपर टूल यूज़ कर रहा हूँ इससे काम तो स्पीड अप हो जाता है, लेकिन ये टेक्निक आपके लिए अच्छी नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको इनिशियली यूज़ मत करें, लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आपने ऑफ कोर्स जो काम है उसको जल्दी कंप्लीट करना है, तो उस टाइम पे आप ये डेवलपर टूल्स यूज़ कर सकते हैं। वो अच्छा टाइम में यूज़ करेंगे, मैं खुद करता हूँ। चलिए खैर, एस्ट्रिक। अब आप क्वेश्चन करेंगे मैंने एस्ट्रिक क्यों यूज़ किया है, तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको आंसर कर देता हूँ। एस्ट्रिक जो है इसका मतलब ये होता है कि HTML के डॉक्यूमेंट पे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसमें HTML का एलिमेंट है, उसमें बॉडी का है, उसमें हेड का है, ईच एंड एवरीथिंग एक ही बार में सिलेक्ट कर लो और उसके ऊपर ये रूल अप्लाई कर दो जो मैं लिखने लगा हूँ। पैडिंग 0। देखिए मैंने जैसे ही पैडिंग 0 अप्लाई किया, पैडिंग ऊपर अप्लाई हो गई है। मार्जिन 0, मार्जिन भी अप्लाई हो गया साथ ही। इसलिए मैं ये डेवलपर टूल यूज़ कर रहा हूँ। एक
एक और चीज़ याद रखें, जैसे ही आप यहाँ पे कोड लिखते हैं अपना कोड साथ साथ सेव करते जाएं। अगर आप सेव नहीं करेंगे और एक्सीडेंटली अगर आपने पेज ऊपर जाके रिफ्रेश कर दिया तो आपका कोड ज़ाया हो जाएगा, फिर आपको कोड फिर से लिखना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे लोग जिनको मैंने ये टेक्निक बताई है वो अक्सर भूल जाते हैं, नीचे कोड लिख लेते हैं, 20, 25, 30, 40, 50 लाइनों का कोड लिख लेते हैं। लिखने के बाद ऊपर जाके जैसे ही ब्राउज़र रिफ्रेश करते हैं उनका जो नीचे लिखा हुआ कोड होता है वो रिमूव हो जाता है, वो रिफ्रेश हो जाता है। तो कोड को साथ साथ सेव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कंट्रोल और एस की जो है इनको मैं एक साथ यूज़ करता हूँ, यानी कि शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एस, तो साथ साथ जो मेरा कोड है वो सेव होता रहता है। ओके, तो अगर मैं वापस जाके अपनी HTML फाइल देखूं तो उस पर सबसे पहले तो रैपर है, रैपर के अंदर फिर हेडर है, और हेडर के अंदर फिर नैव और बाकी चीज़ें आ जाती हैं। तो हेडर जो है मैं इस पर कोई बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ। हेडर बैकग्राउंड कलर जो है इसको मैं लाइट सा ग्रे कलर दे देता हूँ, और उस लाइट ग्रे कलर के लिए मुझे जाना पड़ेगा, बल्कि नहीं जाना पड़ेगा, हैश E6 एक लाइट सा ग्रे कलर आ गया जो कि अच्छा लग रहा है। हेडर को मैं हाइट भी दे देता हूँ, हाइट इसको दे देता हूँ 300 पिक्सल्स। ओके, नेक्स्ट अब मैंने किसको टारगेट करना है, नेविगेशन बार को, ये जो नैव के नाम से ये टैग है इसको मैंने टारगेट करना है। इसको टारगेट करने के लिए मैं डायरेक्टली उसका नाम लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने उसको कोई भी आईडी या क्लास असाइन नहीं की हुई और ना ही मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स का रश है, इसलिए मैं डायरेक्टली उसका नाम लिख के यूज़ कर रहा हूँ। ओके, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर जो है उसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ इस दफ़ा, और कलर कोड कलेक्ट करने के लिए मैं W3 स्कूल पे जाऊँगा। ये देखिए यहाँ पे कलर पिकर अवेलेबल है और इजीली आप यहाँ से कलर्स उठा सकते हैं। चलें, ये कलर यूज़ कर लेता हूँ 999। ये देखें, एज सून एज मैंने कोड पेस्ट किया उसका इफेक्ट साथ ही आ गया, ये इसका बेस्ट पार्ट है। ओके, ये देखें मैंने जैसे ही मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी अप्लाई की तो मार्जिन टॉप की जो प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की वो तमाम चीज़ों पे अप्लाई हो गई। इसका एक सोल्यूशन तो ये है कि ऊपर से मैंने ये जो मेरी नेविगेशन बार है इसको मैं टॉप से नीचे लाना चाह रहा हूँ, तो मैं हेडर के अंदर जाऊँ और हेडर पे जाके पैडिंग टॉप अप्लाई कर दूँ, और लेट सपोज मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ। और यही मैं चाह रहा था कि जो मेरी नेविगेशन बार है वो टॉप से नीचे आ जाए, बिल्कुल ऊपर साथ ना लगी रहे। चलें, खैर अच्छा, उसके बाद अब जो मेरी अंदर लिस्ट आइटम्स आ रही हैं जो कि इस टाइम वर्टिकली नज़र आ रही हैं, स्टैक्ड हैं। स्टैक का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रही हैं, इनको मैं साइड बाय साइड रखना चाहता हूँ। तो साइड बाय साइड लाने के लिए अब मैं इन तमाम चीज़ों को टारगेट करूँगा। टारगेट कैसे करूँगा, टारगेट करने के लिए आप देखें सबसे पहले नेविगेशन है, नेविगेशन के अंदर UL टैग है, नेविगेशन और नेविगेशन के अंदर UL टैग है। अब मैंने नेविगेशन के अंदर जो UL टैग है मैंने उसको टारगेट करना है, नैव UL लिस्ट स्टाइल टाइप नन। एक्चुअली जब आप इस तरह से लिस्ट बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ बुलेट्स आ रही होती हैं, तो उन बुलेट्स को रिमूव करने के लिए आप ये लिस्ट स्टाइल टाइप नन करते हैं। तो यहाँ पे इस टाइम पे अभी हम लोग नेविगेशन बार बनाने वाले हैं, तो उसमें कोई काम नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं है। जो बुलेट्स नज़र आ रही होती हैं तो उनको मैंने रिमूव कर दिया।
उनको रिमूव कर देने के बाद मैं चाहूँगा कि जो मेरी लिस्ट आइटम्स हैं ये साइड बाय साइड आ जाएं, यानी कि हॉरिजॉन्टल आ जाए। तो इनको हॉरिजॉन्टल लाने के लिए मैं नेक्स्ट काम करूँगा। नेक्स्ट काम क्या है, nav ul, और ul के अंदर जो लिस्ट आइटम्स हैं यानी कि li टैग्स हैं, अब मैं उनको टारगेट करूँगा। एक्चुअली मैंने उनको साइड बाय साइड लेके आना, तो उनको मैं साइड बाय साइड कैसे लेके आऊँगा, उसके लिए मैं फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, फ्लोट लेफ्ट। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, मैंने जैसी फ्लोट की प्रॉपर्टी अप्लाई की उसके साथ ही जो नेविगेशन बार थी वो तो गायब हो गई है, सिर्फ यहाँ पे आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है। वो गायब क्यों हो गई है? मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं फ्लोट के, आप वो फ्लोट के ट्यूटोरियल्स भी देखें। आई गेस वीडियो ट्यूटोरियल्स नहीं है, वीडियो ट्यूटोरियल एज सून एज पॉसिबल मैं बना दूंगा। पीछे मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बिजी था, इस वजह से बना नहीं पाया। लेकिन मैं यहाँ पे चीज़ें कुछ एक्सप्लेन कर दूँ। पीछे जो नेविगेशन बार थी उसकी गायब होने की वजह ये है कि जो li एलिमेंट्स हैं इन पे जब मैंने फ्लोट की प्रॉपर्टी अप्लाई की है तो ये पेज के नॉर्मल फ्लो से निकल चुके हैं। ठीक है, ये पेज के नॉर्मल फ्लो से निकल चुके हैं और ये जो ul टैग है वो ये समझ रहा है कि उसके अंदर इस वक्त कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अगर आप इसको आसानी से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है, आप एक डिव टैग बनाते हैं, आप उसको हाइट नहीं देते हैं, तो डिव टैग के अंदर जैसे जैसे डाटा आता है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू कर देता है। अगर वो जितना भी उसके अंदर डाटा आ रहा है यानी कि जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर आप उनको फ्लोट कर देंगे तो वो उस डिव के फ्लो से निकल जाएंगे। वो डिव के फ्लो से जैसे ही निकलेंगे डिव श्रिंक कर जाएगा। डिव ये एक्सपेक्ट करेगा कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये रीज़न है। उसको फिक्स कैसे किया जाता है, अब मैं आपको उसको फिक्स करने का तरीका बताता हूँ। अभी जो मैं आपको तरीका बताऊंगा बिल्कुल वो सिंपल सा है, कुछ उसके और बेहतर तरीके भी हैं, बेहतर मेथड है, मैं अभी आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा। वो मैं आपके साथ किसी स्पेसिफिक ट्यूटोरियल जो मैं उसके लिए बनाऊंगा उन चीज़ों के लिए मैं उनमें डिस्कस करूँगा। तो अब के लिए जो इसका पेरेंट एलिमेंट है, देखें ऊपर पेरेंट एलिमेंट जो है वो गायब हुआ है, तो पेरेंट एलिमेंट को मैंने वापस अपनी जगह पे लेके आना है, अपनी शक्ल में लेके आना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओवरफ्लो हिडन। देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन की प्रॉपर्टी अप्लाई की तो जो नेविगेशन बार थी वो वापस अपनी जगह पे आ गई। उससे नेक्स्ट मैं अगली लाइन पे जाता हूँ। अगली लाइन पे जाके अब जो मैं रूल्स लिखूंगा वो मैं एंकर टैग के लिए लिखूंगा, बल्कि एंकर टैग पे जाने से पहले मैं एक छोटा सा और काम कर दूं, जो नेविगेशन बार है मैं उसको हाइट भी दे दूं। देखें नेविगेशन बार बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं। जो एक चीज़ कॉमन है, जो कॉमनली यूज़ की जाती है, सजेस्ट किया जाता है, वो यूज़ करें, जो कि स्टैंडर्ड भी है। कहा जाता है कि आपके जो नेविगेशन आइटम्स हैं यानी कि जो आपके लिंक टैग्स हैं उनको लिस्टिफाई करें, उनके लिए आप लिस्ट यूज़ करें। तो नॉर्मली जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसी को यूज़ किया जाता है, बल्कि ज़्यादातर इसी को यूज़ किया जाता है। वो तो एक स्टैंडर्ड है जिसको आपने लाजमी फॉलो करना ही करना है, लेकिन जो बाकी की टेक्निक्स हैं उनमें चेंजेस आ सकती हैं। ओके, तो जैसे ही मैं एंकर को टारगेट करता हूं, तो एंकर को टारगेट करने के साथ ही सबसे पहले तो मैं इसे डिस्प्ले ब्लॉक करता हूं। एंकर टैग जो है ये एक इनलाइन एलिमेंट है। आप W3 स्कूल पे जाएं, वहां पे जाके इनलाइन एलिमेंट और जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं उनको देखें वो असल में होते क्या हैं। तो इनलाइन एलिमेंट जो हैं वो किसी भी वर्टिकल रूल की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आई मीन अगर आप उन पे हाइट अप्लाई करते हैं तो हाइट अप्लाई नहीं होगी, अगर आप पैडिंग टॉप या बॉटम अप्लाई करते हैं तो वो भी अप्लाई नहीं होगा। और जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट साइड बाय साइड आ रहे होते हैं। इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ। चलें खैर, तो यहाँ पे मैंने जैसे डिस्प्ले ब्लॉक लिखा, तो डिस्प्ले ब्लॉक लिखने का मतलब ये है कि जो एंकर टैग है ये एक बॉक्स बन गया, बॉक्स की शक्ल में आ गया। इसको मैं हाइट भी दे सकता हूँ, विड्थ तो मैं इसको दे ही सकता हूँ, लेकिन मैं इसको हाइट भी अब दे सकता हूँ। अब ये हाइट की भी रिस्पेक्ट करेगा, यानी कि उसको एक्सेप्ट करेगा। विड्थ, जो इसकी विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 130 पिक्सल्स, 130 पिक्सल्स कर दी। अब उसके बाद जो कलर है
जो टेक्स्ट का कलर है, ऊपर जो लिंक्स का कलर आ रहा है वो पर्पल आ रहा है, उसको मैं कर देता हूं ब्लैक। ब्लैक हो गया। अब ब्लैक हो जाने के बाद जो फॉन्ट फैमिली है मैं वो भी चेंज कर देता हूं। फॉन्ट फैमिली वर्डाना। फॉन्ट फैमिली वर्डाना। और अब मैं ये चाह रहा हूं कि जो मेरी नेविगेशन बार है इसको मैं पेज के सेंटर में ले आऊं। इसको पेज के सेंटर में लाने के लिए मैं एक टेक्निक यूज करूंगा। वो टेक्निक क्या है? सबसे पहले मैं बॉर्डर अप्लाई करूंगा यूएल पे, बॉर्डर सॉलिड रेड। ये मैंने बॉर्डर इसलिए अप्लाई किया ताकि मुझे नजर आ जाए कि जो यूएल है ये कहां पे है इस टाइम पे, उसकी पोजीशन देखने के लिए। ये रूल्स को मैं नीचे शिफ्ट कर दूं। काफी कॉम्पैक्ट सी मैंने ये स्टाइल शीट बनाई है। इसको विड्थ देता हूं 700 पिक्सल्स। हाउ अबाउट 600 पिक्सल्स? 600 ज़्यादा छोटी हो जाती है। 650 जो है वो आई गेस ठीक रहती है, लेकिन 650 तक जाने से पहले जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है उसको मैं ठीक कर दूं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट सेंटर में आ गया। टेक्स्ट सेंटर में आ जाने के साथ ही एक यहाँ पे भी इशू आ रहा है। वो इशू क्या आ रहा है? टेक्स्ट जो है वो वर्टिकली लाइंड नहीं है, वर्टिकली सेंटर में नहीं है। अब मैंने उसको वर्टिकली सेंटर में लेके आना है। तो टेक्स्ट को वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए मैं लाइन हाइट की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। लाइन हाइट मैंने 2 लिखा, इसको मैं डिफरेंट वैल्यूज देके देखूंगा। आई गेस 2.8 ठीक रहेगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने पीछे ट्यूटोरियल किया है उसमें मैंने 2.8 दिया था। और ये देखें जैसे मैंने 2.8 अप्लाई किया तो मेरे जो लिंक टैग्स हैं वो अपनी जगह पे आ गए, यानी कि वर्टिकली भी अलाइंड है और हॉरिजॉन्टली भी अलाइंड है। उसके बाद अब देखें जितने भी लिंक टैग्स हैं उनके नीचे अंडरलाइन आ रही है, अंडरलाइन को रिमूव करना होगा। टेक्स्ट डेकोरेशन नन। और जो मेरी लिस्ट आ रही है असल में जो यूएल है इसको मैंने पेज के सेंटर में लेके आना है। इसको मैं जैसे ही पेज के सेंटर में लाऊंगा मेरे जितने भी टैग्स हैं वो पेज के सेंटर में आ जाएंगे, यानी कि मेरी जो ओवरऑल नेविगेशन बार है वो पेज के सेंटर में आ जाएगी। पेज के सेंटर में लाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्जिन ऑटो। और ये देखें ऑटोमेटिकली लेफ्ट और राइट साइड से मार्जिन कैलकुलेट हो गए और जो नेविगेशन बार है वो पेज के बिल्कुल सेंटर में आ गई है। अब जो रेड कलर है बॉर्डर का इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये देखें अब इसकी शक्ल काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रही है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं हवर की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। हवर क्या है? बेसिकली मैं चाहता हूं कि जैसे ही मेरा कर्सर किसी भी लिंक के ऊपर आता है तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। हवर एक ऐसा इवेंट है कि जैसे ही मेरा कर्सर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे आता है जिसको आपने बाइंड किया हुआ है हवर के साथ, जिस पे आपने हवर की प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है, तो उस पे हवर के टाइम पे यानी कि कर्सर उसके ऊपर जाने के टाइम पे जो आपने स्टाइल लिखा हुआ होगा वो अप्लाई हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जैसे ही मेरा कर्सर जो है वो LI के ऊपर जाता है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। बैकग्राउंड कलर उसका क्या हो जाए वो मैं पीछे से जाके देख लेते हैं। वो ये लाइटर कलर है। देखें अब मैं जैसे ही कर्सर लेके जाता हूं तो ये देखें उसका इफेक्ट आ रहा है, यानी कि हवर जो है उसका इफेक्ट आ रहा है। हवर प्रॉपर्ली काम कर रहा है। एक्चुअली कलर थोड़ा सा ज़्यादा लाइट हो गया, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ कर लेता हूँ। हाँ अब बेहतर है,
अब बेहतर है। और एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, आप देखिए मैं जैसे ही कर्सर लेके जाता हूँ किसी भी बटन पे तो नीचे थोड़ा सा गैप आ रहा है, मतलब हाइट इसकी प्रॉपर नहीं आ रही। तो इसकी हाइट जो है मैं वो भी प्रॉपर कर देता हूँ, हाइट 50 पिक्सल्स। तो अब हाइट जो है वो भी देखें परफेक्ट हो गई है। सो फार हमने एक सिंपल सी हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार बना ली। अब इसको मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से जैसे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर जाए तो नीचे एक सब मेन्यू खुल जाए प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट 1 2 3 4 वट एवर। अब वो काम कर लेते हैं। वो काम करने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, लिस्ट आइटम्स के अंदर, लिस्ट आइटम्स के अंदर जो प्रोडक्ट वाला पोर्शन है मैं उसके अंदर जाऊँगा। प्रोडक्ट वाले पोर्शन के अंदर जाके मैं एक और लिस्ट बनाऊंगा, और एक और लिस्ट बनाने के लिए मैं यूएल का टैग फिर से यूज़ करूंगा जैसे मैंने पहले किया था, li एंकर टैग, और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोडक्ट 1। अब ये मैं असल में सब मेन्यू बना रहा हूँ, ये जो कोड आ रहा है ये सब मेन्यू का है। टू 3 4 5 6 whatever। अगर मैं इसको ब्राउजर में देखूंगा तो अभी देखें यहाँ पे जो हाइट हमारे पास नेविगेशन बार की आ रही है वो 50 पिक्सल आ रही है। लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर लिस्ट आइटम्स को ऐड किया, यानी कि ये वाली लिस्ट आइटम्स और इसके अंदर आ गई, इसकी हाइट अब बढ़ जाएगी। ये जो ग्रे कलर की बार आपको नज़र आ रही है इसकी हाइट बढ़ जाएगी। जैसे जैसे कंटेंट आप किसी एलिमेंट के अंदर शामिल करते जाते हैं, कंटेंट उसमें आता जाता है, उसकी हाइट ऑटोमेटिकली ग्रो होना शुरू हो जाती है। देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आई गेस मैंने पेज सेव नहीं किया। ये हैरानी वाली बात है। हाँ देखिए ना एक इशू आ गया है। ओवरफ्लो हिडन की मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है, तो ओवरफ्लो हिडन की प्रॉपर्टी यूज़ करने की वजह से ये मसला आ गया था। जैसे मैंने ओवरफ्लो हिडन की प्रॉपर्टी रिमूव की है, जो मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो सामने आपको नज़र आ गई है। अब जो मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट है मैंने उसको टारगेट करना है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट मेरी कहाँ से शुरू होती है, जो मेरी मेन यूएल है, यूएल के अंदर li और li के अंदर आ रही है यूएल, ये मेरी ड्रॉप डाउन है। अब मैंने इसको टारगेट करना है, अब मैंने इसको स्टाइल करना है फटाफट। नैव के अंदर यूएल, यूएल के अंदर li, li के अंदर फिर से यूएल, और जो ये यूएल है इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड RGBA। मैं RGBA यूज़ कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं ओपेसिटी अप्लाई करूँ, ओपेसिटी बेसिकली ट्रांसपेरेंसी का इफेक्ट है। आप जिस चीज़ पे ओपेसिटी अप्लाई करते हैं वो आपका एलिमेंट सी थ्रू हो जाता है, यानी कि उसके अंदर से नज़र आता है, उसके अंदर से पीछे जो भी एलिमेंट्स पड़े हुए होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। तो इसको जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है मैं इसको सी थ्रू बनाना चाहता हूँ। तो सी थ्रू बनाने के लिए ये कुछ मैंने कलर कोड्स दिए हैं। RGBA के मैंने एक फंक्शन यूज़ किया है, उस फंक्शन के अंदर जो सबसे पहला ज़ीरो है उसका मतलब होता है रेड, सेकंड ज़ीरो का मतलब होता है ग्रीन, और जो थर्ड ज़ीरो है उसका मतलब होता है ब्लू। जो RGB कलर्स आप यूज़ करते हैं बेसिकली कोड्स आप यहाँ पे देते हैं। RGB के नाम से भी फंक्शन अवेलेबल है, लेकिन जो RGBA के नाम से फंक्शन अवेलेबल है ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, इसकी रीज़न ये है कि मैं किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को पे ओपेसिटी अप्लाई करना चाह रहा हूँ, एक किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को सी थ्रू करना चाह रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट करना चाह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उन पे इसका कोई भी इफेक्ट ना आए, वो एज इट इज़ रहें, सिर्फ और सिर्फ जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ उस पर ओपेसिटी अप्लाई हो जाए। ये इसलिए मैंने काम किया। तो ओपेसिटी अप्लाई करने के लिए ओपेसिटी की वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से लेके 1 तक होती हैं,
मतलब 1 का मतलब होता है 100% ओपेसिटी, कि वो चीज़ प्रॉपरली अपीयर हो रही है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। तो आप 1 से जैसे ही नीचे चलते जाते हैं, यानी कि छोटी वैल्यूज़ देते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी आना शुरू हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 की जगह पे लिख देता हूँ 0.5, तो ये देखें इस वक्त जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो सी थ्रू है, उस पर ओपेसिटी अप्लाई हो गई है। चलिए खैर, अब जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है मैं उसको टारगेट करता हूँ और उसको प्रॉपर तरीके से स्टाइल कर देता हूँ। उसको स्टाइल करने से पहले साइड पे कुछ बुलेट्स नज़र आ रही हैं, इन बुलेट्स को मैंने रिमूव करना है। तो वो मैं कैसे रिमूव करूँगा? इसके लिए जस्ट मुझे एक लाइन लिखना पड़ेगी और जो आपको साइड पे बुलेट्स नज़र आ रही हैं ये रिमूव हो जाएंगे। इसके लिए मैं लिखूँगा लिस्ट स्टाइल टाइप नन। ओके, तो नेक्स्ट अब इसके अंदर जो आपको टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है जो कि लिंक टैग्स हैं बेसिकली, उनका कलर देखें पर्पल आ रहा है जो काफ़ी ऑड लग रहा है। अब मैंने उसको ठीक करना है, अब मैं उस पर काम करता हूँ। लेकिन वहाँ तक जाने से पहले मैं सबसे पहले जो LI है मैं उसको टारगेट करूँगा जिसके अंदर ये लिंक टैग्स आ रहे हैं। मैं ये वाले जो लिस्ट एलिमेंट्स हैं मैं इनकी बात कर रहा हूँ। अब मैं इनको टारगेट करूँगा। इनको टारगेट कर लेने के बाद फिर मैं जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं जो कि लिंक टैग्स हैं मैं इनकी तरफ आऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे LI एलिमेंट्स हैं उनमें मैं कुछ पैडिंग अप्लाई कर दूँ। पैडिंग टॉप 10 पिक्सल्स, पैडिंग बॉटम 15 पिक्सल्स, पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल्स। आप देखें जो सब मेन्यू है उसकी हाइट भी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है जैसे ही मैंने पैडिंग उस पर अप्लाई की है। ओके, तो अब टारगेट करते हैं जो इंटरनल जो लिंक्स आ रहे हैं, अब उनको टारगेट करते हैं ताकि जो वो पार्ट है मैं उसको भी स्टाइल कर दूँ। इस पर मैंने लाइट ग्रे कलर अप्लाई कर दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर, लाइट ग्रे है, आई मीन ऑलमोस्ट वाइट है। टेक्स्ट डेकोरेशन जो है मैंने उसको भी रिमूव कर दिया है, जो पहले अंडरलाइन आ रही थी तमाम लिंक्स के नीचे वो अब रिमूव हो चुकी है। अच्छा, अब आगे जाने से पहले मेरे पास जो मेरी जो ड्रॉप डाउन है यानी कि जो सब मेन्यू है उसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं उस पर ओपेसिटी अप्लाई कर देता हूँ। मैं इसको सी थ्रू बनाना चाहता हूँ, तो इस पर ओपेसिटी अप्लाई करने से ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आई गेस ये कलर ठीक है। देखें अब ये इस टाइम पे ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट हो जाने के बाद पीछे इसके जो हेडर है, हेडर को मैंने जो हाइट दी हुई थी, हेडर प्रोमिनेंट हो रहा है, नजर आ रहा है। ओके, तो एक्चुअली होगा क्या, मैं जैसे ही अपना कर्सर प्रोडक्ट्स के ऊपर लेके आऊँगा जो हवर इफेक्ट है वो ट्रिग करेगा और उसके साथ ही जो नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इनिशियली जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसको हाइड रहना चाहिए, तो इसके लिए मैं इसका जो डिस्प्ले है उसको नन कर दूंगा और जैसे ही मेरा कर्सर इस एक्सटर्नल LI एलिमेंट पे आता है जो हॉवर का इफेक्ट है वो ट्रिग कर जाएगा। वो जैसे ही ट्रिग करेगा, ट्रिग करने के साथ ही जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले ब्लॉक, ये देखें परफेक्ट। तो एक चीज़ यहाँ पे रह गई है बस करने वाली, बाकी तमाम चीज़ें कंप्लीट है। वो एक चीज़ जो रह गई है वो क्या है, सबसे पहले, बल्कि दो चीज़ें रह गई हैं। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पे लिंक टैग्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, इन सब के नीचे बॉर्डर्स आते हैं। तो वो बॉर्डर्स कैसे आएंगे,
उन बॉर्डर्स के लिए मैं LI के अंदर दोबारा वापस जाऊंगा, क्योंकि LI एंकर टैग्स का कंटेनर है, और नीचे बॉर्डर अप्लाई कर दूंगा। वन पिक्सल सॉलिड, और इसका जो कलर है, ग्रे की जो टोन है कलर की, वो मैं W3 स्पूल से कलेक्ट कर लेता हूँ। ये कलर मैंने चूज़ किया है, और मेरे ख्याल में ये कलर ठीक रहेगा। मैं यहाँ पे नीचे कोड पे क्लिक करता हूँ और अपना कर्सर ऊपर ले जाता हूँ। कुछ ज़्यादा ही लाइट है, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ये कुछ ज़्यादा डार्क हो गया, थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। और मेरे ख्याल में जो मैंने अब कलर इस पर अप्लाई किया है वो ठीक है। हाँ, ये देखें, ये परफेक्ट है। अब एक चीज़ और रह गई है, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा कर्सर ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर आए, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट थी अगर उसके ऊपर आता है, तो उसके जो LI एलिमेंट्स हैं उनका कलर चेंज हो जाए। तो वो चेंज कैसे होगा, उस पर मैं हवा की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूंगा। ग्रे, परफेक्ट। ये देखें, अब प्रॉपर तरीके से जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो काम कर रहा है। जहाँ जहाँ मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ वो एरिया प्रॉपर तरीके से अपना बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा है, यानी कि जो हवा की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपरली काम कर रही है। तो देखें, इस तरह से आप इजीली अपनी डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ड्रॉप डाउन मेन्यूज़। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो वर्टिकल मेन्यूज़ हैं मैं उन पर भी कुछ ट्यूटोरियल्स बनाऊँ, ताकि उसमें भी आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल सके। और यहाँ पे नीचे देखें, मैंने डायरेक्टली जो कलर है उसका नाम लिख दिया, तो ये अच्छी अप्रोच नहीं है, इसको अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता। जो अच्छी अप्रोच है वो क्या है, उसके लिए मैं पीछे जाता हूँ और पीछे जाके मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कलर का जो कोड है मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सजेस्ट किया जाता है कि आप जब कलर्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो आप उनके कोड्स यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर है। अब ये कलर ऊपर जो मेन नेविगेशन बार है ये उसके साथ भी मैच कर गया है, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मैं कलर की जो टोन है उसको थोड़ा सा लाइटर कर देता हूँ। हाँ, ये तो सेम हो गया। इसको बल्कि डार्कर कर देता हूँ। ये मेरे अंदाजे के मुताबिक ठीक रहेगा। हाँ, ठीक लग रहा है। चलिए खैर, इस ट्यूटोरियल के लिए काम इतना ही काफ़ी है। और इसमें मेरा टारगेट ये है कि मैंने जितनी भी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं वो चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, ताकि आप इजीली अपनी वेबसाइट्स के लिए डिफरेंट टाइप्स के ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ बना सकें। ऑलराइट देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।